हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी नवंबर 2024 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज ये बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाया है ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 14 मार्क्स इजी इन द एग्जामिनेशन। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो टोटल इनकम का आता है, जिसके अंदर जनरली एक कंपनी का क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर आपको टोटल इनकम निकालनी होगी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, या तो 115 BAA या BAB के हिसाब से, और उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी पड़ सकती है आपको। तो उससे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है जो मेरे दिमाग में आए हैं और जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अब तक कवर्ड है, वो सारे मैंने यहां पर 5 पेजेस के अंदर कवर कर दिए आप लोगों के लिए। अगर आप ये 5 पेजेस अच्छे से देख लोगे और मेरे वीडियो को अच्छे से सुन लोगे 2-3 बार, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होने वाला ये, तो आप लोगों के वो 14 मार्क आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 30 मार्क्स का एमसीक्यू केस सिनेरियो तो ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो 30 मार्क्स वहां पर फ्रीज हो जाएंगे और ये 14 मार्क्स यहां पर फ्रीज हो जाएंगे। बचे हुए मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हमने पास्ट पेपर 23 पेपर्स का कंपाइलेशन तो डाला ही है। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से देखोगे तो आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर बहुत आसान चला जाएगा, डोंट वरी। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये 5 पेपर का कंपाइलेशन है। देखो 5 पेज का कंपाइलेशन है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे इसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाना था। मुझे इसे सिर्फ 2-4 आइटम डाल के इसे प्रचार नहीं करना था, इसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाना था। इसलिए नंबर ऑफ आइटम ज्यादा है बट नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा नहीं है। और एज ए सीए फाइनल स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं कि 5 पेज पढ़ना है 14 मार्क के लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए, तो आप खुशी खुशी ये अपना लोगे। ठीक है, आप बिल्कुल ये नहीं कहोगे कि अरे यार सर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है सर। 5 पेजेस 14 मार्क के लिए सर ये तो बेस्ट चीज है सर। इसके अंदर हमने सिर्फ पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स नहीं कवर किए, इसके अंदर हमने पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स, आईएफओएस के एडजस्टमेंट्स, कैपिटल गेन्स के एडजस्टमेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी के एडजस्टमेंट्स और उसके साथ साथ आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के एडजस्टमेंट्स, चैप्टर 6A के एडजस्टमेंट्स, साथ साथ में 115 BAA 115 BAB के स्पेशल रेट के अंदर क्या होता है वो बातें भी की है, और साथ साथ में आपका टैक्स रेट क्या लगेगा, वो सारी बातें हमने यहां पर की है। जो भी रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स आते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर वो सारे हमने यहां पर कवर किए। आप इनको अच्छे से देख लेना। बस मेरे हिसाब से आपके 10 में से 8 एडजस्टमेंट इसी शीट में से आएंगे। हो सकता है 2 एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट कुछ नहीं डालेगा फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट तक अगर ये शीट पहुंच गई तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट अपने पेपर के अंदर बदलाव तो जरूर करने वाला है। तो 10 में से 2 एडजस्टमेंट्स, मैं मजाक कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट हमारी शीट नहीं देखता है ऑब्वियसली। तो 10 में से 8 एडजस्टमेंट तो इसमें से डेफिनेटली रिपीट होने ही है। 2 एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं यहां वहां से आ जाएंगे, वो भी कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं आ जाएंगे दुनिया से अलग, वो भी वही आएंगे जो आपने पढ़ा है क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं हर एक एडजस्टमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से सुन लेना, जितने बार हो सकता है उतनी बार सुन लेना। अभी एग्जाम के पहले 2-3 बार सुन लो और एग्जाम के दिन एक बार सुन लेना, वो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, और एक विनंती करूंगा आप लोगों से कि अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। और एक विनंती करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत विनंती करते हो मुझे टेलीग्राम पे, सर ये बना दो, सर ये बना दो। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने आइडिया दिया था, मेरे दिमाग में तो था भी नहीं ये चीज। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसे क्या किया, उसे मैंने फॉलो किया। तो एक और विनंती करूंगा, पहली विनंती कि आप लोग प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी विनंती मेरी तरफ से कि नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये कंपाइलेशन कैसे लगा, ये फाइल कैसे लगी। इस फाइल का कॉपी भी नीचे मैं अटैच कर देता हूं कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ में ये बताइए कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा इसे बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं करूंगा, ताकि आप कम से, अभी आपके पास समय नहीं है, वैसे भी आप 4-5 घंटा नहीं सुन सकते हो मुझे। ठीक है, तो कम से कम समय के अंदर मैक्सिमम कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो यहां पर है वो है क्रेडिटर्स वेविंग ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। आपको बहुत बार क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट ऐसा दिया जाएगा कि आपने क्रेडिटर से कुछ सामान खरीदा है और क्रेडिटर 10 लाख में से 8 लाख वेव कर दे रहा है, 10 लाख में से 6 लाख वेव कर दे रहा है। तो जितना भी वो वेव कर रहा है उसे आप क्या कर दोगे, उसे आप डीम्ड इनकम बना दोगे अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। और अगर टेक्निकली और स्ट्रांग होना है तो वहां पर आप लिखो रेमिशन एंड सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। आपको चाहिए तो आप पेन पेपर लेके बैठिए। रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी इज डीम्ड इनकम। थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा साउंड करना है तो वो लिख दीजिए, तो और ज्यादा बेहतर लगेगा आपका पेपर। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी क्रेडिटर आपका कोई भी अमाउंट वेव करता है तो उसको आप क्या करोगे, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर डीम्ड इनकम बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट
एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्सेट्रा। अब जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको कब तक पे करना है, वो आपको 43B के हिसाब से आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर सकते हो। और अब आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कुछ भी हो सकती है, जुलाई हो सकती है, अक्टूबर हो सकती है या नवंबर हो सकती है, एज द केस में भी। लेकिन जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, याद करो, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन वो पहले आपका इनकम बनेगा, एम्प्लॉयर का इनकम बनेगा, उसके बाद उसका डिडक्शन कब मिलेगा, केयरफुल रहना, ये आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं पे कर सकते हो, ये आपको अगले महीने की 15 तारीख तक भरना है। अगर अगले महीने की 15, अगर मार्च का कॉन्ट्रीब्यूशन आप मई में भर रहे हो या जून में भर रहे हो, वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये फर्क आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद सारे टीडीएस इंप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से क्वेश्चन में चेक करना। कोई प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कोई रेंट दे रहे हो, कोई नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टीडीएस इंप्लीकेशंस बहुत अच्छे से चेक करना है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर टीडीएस लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर टीडीएस की थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रही है तो आपको चेक करना है। अगर रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो आपको 30% डिसअलाउ करना है, और अगर नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो आपको 100% डिसअलाउ करना है। कब डिसअलाउ करना है, जबरदस्ती डिसअलाउ नहीं करना है। अगर आपने टीडीएस सेम ईयर में नहीं काटा, सेम ईयर में काटना बहुत जरूरी है, बाय 31 मार्च काटना बहुत जरूरी है। और पे कब तक कर सकते हो, पे आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कर सकते हो। अगर आपने 31 मार्च तक काट लिया और ड्यू डेट तक भर दिया तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 31 मार्च के बदले एक दिन भी डिले करके 1 अप्रैल को काटा साल खत्म होने के बाद, तो आपका खर्चा इस साल डिसअलाउ हो जाएगा, फिर आपको अगले साल अलाउ होगा। कितना डिसअलाउ होगा वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, सामने वाला रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो अब इसमें मैं बात नहीं कर सकता हूं, बहुत सारे पेमेंट आ सकते हैं। हाँ, नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टीडीएस के पेमेंट्स लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले, फिर प्रोफेशनल फीस वाले नीचे मेंशन किए हैं, वो जैसे जैसे आएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। लेकिन टीडीएस के अंदर तो 50 सेक्शन है यार, तो बहुत सारे सेक्शन का इंप्लीकेशन आ सकता है। तो जैसे ही कहीं पर भी इंप्लीकेशन आएगा आपको टीडीएस के कंप्लायंसेस चेक करने हैं। कब तक काटना है, फिर से बोल रहा हूं 31 मार्च तक काट देना है, और पे कब तक करना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक करना है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, दोनों में से एक भी वायलेट करोगे तो इस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर अगले साल आपको डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स एडजस्टमेंट कभी कभी आ जाता है, प्रोविजन फॉर फेयर एस्टिमेट ऑफ वेजेस फॉर लास्ट 3 इयर्स फॉर पीरियोडिकल वेज रिवीजन। आप क्या करते हो एज अ कंपनी, हर 3 साल में अपना जो वेजेस है उसको क्या करते हो, उसको रिवाइज करते हो, और 3 साल का वेजेस जो रिवाइज करते हो उसका आप क्या करते हो, फेयर एस्टिमेट मारते हो। ये कंपनी की पॉलिसी है, हर 3 साल के अंदर आप फेयर एस्टिमेट करते हो वेजेस का और उसका प्रोविजन मारते हो। जैसे ही प्रोविजन मारते हो उसका एओ क्या करता है, डिसअलाउ कर देता है। डोंट वरी, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एग्जाम के अंदर उसका डिडक्शन आप ले लेना, अगर ऐसे शब्द दिखते हैं प्रोविजन फॉर फेयर एस्टिमेट ऑफ वेजेस फॉर द लास्ट 3 इयर्स फॉर पीरियोडिकल वेज रिवीजन, उसका डिडक्शन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर डिडक्शन नहीं लिया गया है तो आप माइनस कीजिए, अगर ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया गया है तो आप नोट लिखकर छोड़ दीजिए कि इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1), तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट के लिए लोन लिया है और अगर लोन पुट टू यूज नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा, उस इंटरेस्ट को जब तक आप पुट टू यूज नहीं करते हो आप उस इंटरेस्ट को पीजीबीपी में पहले डिसअलाउ कर दोगे, ठीक है। अगर आपने लोन लिया 1 अप्रैल को और एसेट पुट टू यूज किया अक्टूबर से, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट पीजीबीपी में डिसअलाउ होगा, और वो इंटरेस्ट आप क्या करोगे, एसेट में कैपिटलाइज करोगे। और फिर उसके ऊपर केयरफुल रहना, आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, साथ साथ में उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है, ये आपको चेक करना है कंप्लायंस। अगर क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेटिंग एसेसी लिखा है तो आप नॉर्मल के साथ साथ क्या लोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लोगे, ये चीज केयरफुल रहना, ओके। अच्छा, साथ साथ में एक और चीज चेक करना होगा कि अगर एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है तो आपका सारा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा और आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा। तो अगर एसेट 3 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज हुआ है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 4 अक्टूबर के बाद, सॉरी, एसेट 4 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज हुआ है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा। तो आपको ये मल्टीपल इंप्लीकेशन चेक करना होता है एक क्वेश्चन के अंदर, जो इंस्टीट्यूट आपके साथ गेम खेलेगा, ठीक है। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से चेक करना। नेक्स्ट वन, आईसीआई का सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट एटीजेजेडबलए। एटीजेजेडबलए में आप मल्टीपल चीज चेक करोगे। सबसे पहले आप चीज चेक करोगे, अच्छा एक और चीज बोलना है मुझे, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन वो आपको 115BAA और 115BAB में नहीं मिलता है, वहां नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो केयरफुल रहना। अगर आपका क्वेश्चन 115BAA या 115BAB पर है, क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी हो सकता है ना, तो लास्ट लाइन बहुत अच्छे से पढ़ लेना पहले, कंप्यूट टोटल इनकम एज पर व्हाट, एज पर नॉर्मल प्रोविजन और एज पर द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ 115BAA और BAB। तो 115BAA और BAB के हिसाब से अगर कंप्यूट कर रहे हो तो आपको
एडिशनल डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं मिलता है, वहां सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अब एटीजेजेडबलए इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट सेक्शन। एटीजेजेडबलए में आपको मल्टीपल चीजें चेक करना है। सबसे पहले आपने कुछ एम्प्लॉइज को हायर किया होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है उनका जो एमोल्यूमेंट है वो 25,000 रुपए तक ही होना चाहिए। एमोल्यूमेंट अगर 25,000 से ज्यादा है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, एटीजेजेडबलए। सेकंड, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एटीजेजेडबलए। थर्ड, वो 240 दिन के लिए एम्प्लॉयड होने चाहिए। कितने दिन के लिए? कम से कम 240 दिन या उससे ज्यादा के लिए एम्प्लॉयड होने चाहिए, तो ही एटीजेजेडबलए का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज एटीजेजेडबलए का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ, अगर वो अपैरल बिजनेस का मैन्युफैक्चर करते हैं, या लेदर बिजनेस का मैन्युफैक्चर करते हैं, या फुटवेयर बिजनेस का मैन्युफैक्चर करते हैं, ये तीन बिजनेस जानबूझ के इंस्टीट्यूट एग्जाम में डालता है, तो फिर 150 डेज हायर करोगे तो भी इनफ है, मोर देन इनफ है। उस केस में 240 दिन हायर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो 4 मोड से पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, नहीं तो डिडक्शन एटीजेजेडबलए में नहीं मिलेगा। और 48(3) में भी चेक करना पड़ेगा। 48(3) में भी अगर 10,000 से ज्यादा एक दिन में एक बंदे को पेमेंट करते हो तो वहां पर भी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। हां, अगर 48(3) में 10,000 से कम पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ एटीजेजेडबलए में डिसअलाउ होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो 4 मोड से पेमेंट करना भी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिडक्शन है ना, ये बहुत निराला डिडक्शन है। ये 115BAA और 115BAB में भी अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। ये आपको 115BAA और BAB में अलाउड नहीं है, ऐसा मत बोल देना। चैप्टर 6 से नहीं अलाउड है 115BAA BAB में, लेकिन कुछ चैप्टर 6 से अलाउड है, जैसे ATM अलाउड है, जैसे ATJJAA अलाउड है 115BAA और BAB वालों को, और ATLA भी अलाउड है। ये 3 चैप्टर 6 से 115BAA और BAB वालों को अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना कि अगर आप कैश में पे कर रहे हो और बेरर चेक में पे कर रहे हो तो केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको 48(3) का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, न्यू कंपनी के केस में कैश में पे कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में आपको 48(3) और एटीजेजेडबलए दोनों का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में एटीजेजेडबलए में तो आंख बंद करके डिसअलाउ हो जाएगा, और न्यू कंपनी के केस में सर, न्यू कंपनी के केस में क्या होगा? न्यू कंपनी के केस में आपको एटीजेजेडबलए डिसअलाउ हो जाएगा। सॉरी, एटीजेजेडबलए अलाउड है, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर पहले एग्जिस्टिंग कंपनी का बोल देता हूं, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, तो आपको 4 मोड से पे करना पड़ेगा। आपको एटीजेजेडबलए में भी 4 मोड से पे करना पड़ेगा, और 48(3) में 10,000 के ऊपर है तो 4 मोड से पे करना पड़ेगा। अच्छा, न्यू कंपनी है तो आपको एटीजेजेडबलए में कैश में दे सकते हो, 10,000 भी कैश में दे सकते हो, 12,000 भी, 15,000 भी, लेकिन 48(3) में आप 10,000 के ऊपर कैश में नहीं दे सकते हो। न्यू कंपनी के केस में भी आप नहीं दे सकते, ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट वन, बहुत फेमस एडजस्टमेंट है। आपने वन टाइम लाइसेंस खरीदा, आपने नो हाउ खरीदा, ऐसे सब इंटेंजिबल एसेट खरीदा, पीएनएल में डेबिट कर दिया। अगर पीएनएल में डेबिट कर दिया तो उसको एड बैक करो, और फिर उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन ले लो इंटेंजिबल एसेट का। इसमें भी आपको चेक करना है, अगर लेस देन 180 डेज के लिए यूज कर रहे हो तो आपका डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, और मोर देन इक्वल टू 180 डेज के लिए यूज कर रहे हो तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। नेक्स्ट वन बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है कि अगर आप रोड ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक कैश में दे रहे हो तो चल जाएगा, उनके लिए लिमिट 10,000 नहीं है, उनके लिए 48(3) में लिमिट कितनी करके रखी है सरकार ने? 35,000 की। ओके, बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन, अगर आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी का, तो अगर आप नॉर्मल रेजिम फॉलो कर रहे हो तो अलाउड है। अगर आप 115BAA फॉलो कर रहे हो तो भी अलाउड है। लेकिन अगर आप 115BAB फॉलो कर रहे हो, याद करो 115BAB में अगर अदर इनकम कमाते हो, मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर कोई भी इनकम कमाते हो 115BAB में, तो आपको किसी भी किस्म का डिडक्शन वहां पर अदर इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। 115BAB चेक करना, 22% टैक्स लगता है अदर इनकम्स पर, उस पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन, ये कुछ भी नहीं मिलेगा 115BAB में, ये केयरफुल रहना। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आप 35(1)(2) में डोनेशन देते हो, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो, 35(1)(3) में डोनेशन देते हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च या सोशल साइंस वाले को डोनेशन देते हो, या 35(1)(2) वाले को डोनेशन देते हो, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी को डोनेशन देते हो, या 35(2)(AA) नेशनल लेबोरेटरी या IIT को डोनेशन देते हो, तो नॉर्मल रेजिम में तो ये सब अलाउड है। लेकिन 115BAA और 115BAB में ये सारे डोनेशंस डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, डिसअलाउड है। बी वेरी केयरफुल, मैंने सब जगह पर 115BAA और 115BAB का इंप्लीकेशन डाल के रखा है। नेक्स्ट वन, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी 31 जनवरी 2018 दिख गया तो समझ लेना ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है कैपिटल गेन्स का। 31 जनवरी 2018 मैं बोलता था क्लास के अंदर, आप हाथ के अंदर गुदवा लो, टैटू करवा लो, तो ये हमेशा क्वेश्चन किसके ऊपर है? आपका किसके ऊपर है? आपको ग्रैंडफादरिंग क्लॉज से आपको आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। कैसे निकालोगे? स्टेप नंबर 1, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। स्टेप नंबर 2, हायर ऑफ एफएमवी ऑन 31 जनवरी
और सेलिंग प्राइस, सॉरी लोअर ऑफ एफएमबी ऑन 31 जैन और सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो भी लोअर है वो स्टेप नंबर 2 होगा। अब कंपेयर करो स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द शेयर्स। अब दोनों में से जो भी हायर है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। अच्छा 31 जैन की एफएमबी कैसे निकालेंगे वो भी मैंने लिख दिया है, तुम भी क्या याद रखोगे। लिस्टेड शेयर और यूनिट के लिए आपको हाईएस्ट प्राइस लेना है 31 जैन का। 31 जैन को ट्रेड नहीं किया है तो 30 जैन, 30 जैन को ट्रेड नहीं किया तो 29 जैन, कभी ना कभी तो ट्रेड हुआ होगा ना, उस दिन का हाईएस्ट प्राइस ले लेना लिस्टेड शेयर और लिस्टेड यूनिट के लिए। अच्छा अनलिस्टेड यूनिट के लिए क्या लोगे? एनएवी ले लोगे 31 जैन की। और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या करोगे? जो 31 जैन 2018 को अनलिस्टेड था, आगे जाकर लिस्ट हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप इंडेक्सेशन करोगे टिल 2017-18। 2017-18 का इंडेक्सेशन कितना है? 272 है। 272 से मल्टीप्लाई करो उसके कॉस्ट को और डिवाइड करो कब खरीदा था, 2001 के पहले खरीदा था तो उसकी एफएमबी लेकर डिवाइड करो 100 से। तो इस तरीके से आप कॉस्ट निकालोगे अगर 31 जैन 2018 को शेयर तुम्हारा क्या है? अनलिस्टेड था। नेक्स्ट वाला, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी किसी से भी आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो बहुत सिंपल है, पीजीबीपी से माइनस करो और आईएफओएस के अंदर उसको शो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हो तो आपको अलाउड है नॉर्मल रेजिम में अलाउड है, बट पे बाय अदर देन कैश में मत पे करना, किसी और मोड में पे करना। लेकिन 115BAA और 115BAB में ये सब चीजें अलाउड नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट और इवन एटीजी डोनेशन, वो भी 115BAA और BAB। मैंने आपको पहले बता दिया 115BAA और BAB में कौन कौन से चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड है, वो अच्छे से हाथ के ऊपर लिख लोगे, गुदवा लो, एग्जाम में मत लिख के जाना प्लीज, नहीं तो बोलोगे सर ने बोला था एग्जाम में लिख के जाने, प्लीज मत करना ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर 100% होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को असेट देती है या 100% सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को असेट देती है तो वो कैपिटल गेन्स के अंदर माफ है। कंडीशन क्या है? लेने वाली कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। द रेसिपिएंट हैज टू बी इंडियन कंपनी। द रेसिपिएंट अगर फॉरेन कंपनी है, चेक करो, देन कैपिटल गेन्स विल बी टैक्सेबल। ऐसे केस में आपको क्या करना है? पीजीबीपी से उसका प्रॉफिट माफ करना है और कैपिटल गेन्स में जाकर नोट लिख देना है कि ये कैपिटल गेन्स माफ है। कब माफ होगा? 100% होना चाहिए और लेने वाली कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एलटीसीजी एसटीसीजी ऑन इक्विटी शेयर्स, जिसके ऊपर एसटीटी भरा हुआ है। अगर इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एलटीसीजी दिया हुआ है, एसटीसीजी दिया हुआ है और क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एसटीटी भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसको कैपिटल गेन्स में लेके जाओगे और एलटीसीजी को आप 112A के अंदर 10% पे टैक्स करोगे, 1 लाख एग्जाम करवा दोगे, और एसटीसीजी को आप 111A के अंदर टैक्स करोगे और 15% पे टैक्स करवाओगे। वहां पर कोई भी 1 लाख रुपए का एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी इक्विटी शेयर्स या फॉर दैट मैटर इवन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसके ऊपर आपने एसटीटी भरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो समझ लेना 112A की बातें चल रही है और आपको 10% टैक्स लगेगा विद 1 लाख एग्जेम्पशन। और आपको एसटीसीजी अगर है शॉर्ट टर्म है तो आपको 15% टैक्स लगेगा 111A के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर कोई टेक्नीशियन को आप सैलरी पे कर रहे हो फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कोई टेक्नीशियन को सैलरी पे कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। उसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी नहीं मिलेगा। पीजीबीपी में उसको पहली फुर्सत में डिसअलाउ करो, उसको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करो, उस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करो, उस पे एडिशनल भी क्लेम कर सकते हो। अगर आप पावर जनरेटिंग या मैन्युफैक्चरिंग असेसी हो तो चेक करो, एडिशनल भी क्लेम करना है। लेकिन याद रखना 115BAA और BAB वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो मैंने आपको पहले भी बोला है। प्लस 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 इसके अंदर फिर चेक करना मशीनरी मोर देन 180 डेज यूज हुई है या लेस देन 180 डेज यूज हुई है। और एक चीज चेक करना, ये लोग आपको जानबूझ के लुभाने के लिए ये डालेंगे कि डेप्रिसिएशन मशीनरी के ये सैलरी के ऊपर जो सैलरी दिया ना टेक्नीशियन को, उसके ऊपर कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा, तो बोलना कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीडीएस का कब रिक्वायरमेंट है, कब डिसअलाउंस होगा? अगर वो खर्चे की तरह क्लेम कर रहा हूं तो डिसअलाउंस होगा, अगर वो असेट में कैपिटलाइज करूंगा तो कोई टीडीएस का रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक करना, यहां पर चेक करो, फर्दर डेप्रिसिएशन ऑन दिस विल बी अलाउड इवन इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ऑन सैलरी। ये चीज बहुत बारीक पॉइंट है। तो अगर आपने सैलरी को कैपिटलाइज करना है और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा है तो भी चल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिड यू अंडरस्टैंड? So let's move on to the next point. अगला पॉइंट क्या है? कंपनी सोल्ड 22 लाख गुड्स, 22 लाख का सामान बेचा। दिमाग के अंदर एक पीएनएल बनाओ, देखो ऐसा 22 लाख का सामान बेचा कंपनी ने, सेल्स, ओके। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। उसके बाद कंपनी ने 12 लाख रुपए का राइट ऑफ किया बैड डेट्स, ठीक है। तो कंपनी के पीएनएल में अभी सेल्स कितना है? 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब कस्टमर मर गया, तो कोई उम्मीद नहीं है पैसा मिलने की, ठीक है। कस्टमर डाइट, चेक करो, तो 22 लाख रुपए का सेल किया था और 12 लाख रुपए का राइट ऑफ किया था। अब कस्टमर ने 11 लाख रुपए आपको दिया, कितना दिया? 11 लाख। देखो कस्टमर से लेना कितना था आपको? 22 लाख रुपए का सेल किया था, 12 लाख रुपए राइट ऑफ किया। 12 तो आप उम्मीद नहीं लगा रहे हो, 10 लाख रुपए लेना था, कस्टमर ने 11 दिया। अब पूरा 11 लाख रुपए आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्या पूरा 11 लाख रुपए आपको पीएनएल में क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। आपको जो एक्सेस मिला वो क्रेडिट करना चाहिए था, करेक्ट। आपको एक्सेस कितना मिला?
आपको एक्सेस 1 लाख रुपया मिला, आपको मिलना था 10 लाख रुपए। क्वेश्चन देखो, कॉमन सेंस से सोचो। 22 लाख रुपए का सेल है, 12 लाख रुपए का आपने बैड डेट्स कर दिया। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जब आपने 22 लाख रुपए का सेल कराया, तब आपका डेटर्स कितना था बैलेंस शीट के अंदर? 22 लाख रुपए का था, ठीक है। उसके बाद 12 लाख रुपए का आपका बैड डेट्स हो गया, तो डेटर्स कितना हो गया? 12 लाख रुपया, सॉरी, डेटर्स कितना हो गया? 10 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख रुपए आपका राइट ऑफ हो चुका है। अब कस्टमर से कितना पैसा आना है? 10 लाख। कस्टमर से आया 11 लाख रुपए, आपने पूरा 11 लाख रुपए पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? ये तो ऑलरेडी आपके 22 लाख रुपए के अंदर है, करेक्ट और नॉट? हाँ, जो एक्सेस है वो आपको क्रेडिट करना चाहिए था। एक्सेस कितना है? 1 लाख रुपया। देयरफॉर 11 लाख रुपया क्रेडिट करना गलत है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपया क्रेडिट करना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पीएनएल से 10 लाख रुपया माइनस कर रहा हूं, चेक करो, क्योंकि ये 10 लाख रुपया तो ऑलरेडी मेरे सेल्स के अंदर है। नेट प्रॉफिट एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ 22 लाख रुपीस। तो ऐसा एडजस्टमेंट 2 से 3 बार इंस्टीट्यूट ने पूछा है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ 10 लाख रुपया क्या करोगे? पीएनएल से माइनस कर दोगे, 1 लाख रुपया सेल्स में रहने दोगे, बिकॉज दिस इज ओवर एंड अबाउ व्हाट इज ड्यू टू यू। आपको जितना ड्यू था उससे ऊपर कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक है। तो 1 लाख रुपया आप रहने दो पीएनएल में, 10 लाख रुपया माइनस कर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आप किसी को डिविडेंड देते हो, ठीक है, कब तक देना है? 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ, मैं डोमेस्टिक कंपनी हूं और अगर मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देता हूं 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना भी मेरा डिविडेंड रिसीव्ड है, कंपेयर विद व्हाट? डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, व्हिचएवर इज लोअर, जो भी लोअर है उतना मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 80M के अंदर, बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। तो 80M के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। डिविडेंड रिसीव्ड कंपेयर विद डिविडेंड पेड, कब तक पे करना है? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, व्हिचएवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80M के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको चेक करना है कब डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न किया है? अगर किया है तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, कंपेयर विद डिविडेंड रिसीव्ड, व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, अगर आपके बुक्स के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उसको आप नए लोन में कन्वर्ट करते हो, किसमें? नए लोन में, या एक नए डिवेंचर में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 43B के हिसाब से, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन जब एक्चुअली बैंक को पे कर दोगे तब उसका डिडक्शन हम आपको दे देंगे। जब एक्चुअली बैंक को पे कर दोगे तब उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये भी एक बहुत फेमस एडजस्टमेंट है जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन बहुत ही सिंपल है, इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ सरचार्ज और सेस जो भरते हो इनकम टैक्स के ऊपर, उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स के साथ सरचार्ज और सेस का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन भी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, अगर एक्चुअली के बोलने पर आपने कोई प्रोविजन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ग्रेजुइटी का, सो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी बिकॉज ऑफ द एक्चुअली इज नॉट अलाउड एज पर 48(7). सो प्रोविजन करने पर ग्रेजुइटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन एज पर एक्चुअली इज डिसअलाउड। यस, जब आप एक्चुअल में पे कर दोगे, बैंक अकाउंट से पे कर दोगे, तब हम आपको डिडक्शन दे देंगे, तब तक हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नेक्स्ट वाला बहुत केयरफुल रहना, इसमें थोड़ा सा 2 अलग अलग पॉइंट है, इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन फॉरेन ट्रैवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांच, डायरेक्टर्स को फॉरेन में भेजा हमने, क्यों? क्योंकि हम नया ब्रांच खोल रहे हैं तो वो अलाउड है। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने नीचे डाला है, देखना, एक्सपेंसेस ऑन, अभी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड ढूंढ लेता हूं, नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा बाद में वो। हाँ, पॉइंट नंबर 93, एक्सपेंस ऑन फॉरेन ट्रैवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट अबेंडेंट, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट के लिए जाते हो जो अबेंडन हो चुका है, मतलब आप जा रहे हो और वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया, फाइनलाइज नहीं हो पाया, वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रैवल जाते हो ब्रांच ओपन करने के लिए, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चेक करो, ब्रांच ओपनिंग के लिए जाओगे तो मिलेगा, प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया, आपने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, नहीं हो पाया, कुछ बिजनेस आगे नहीं बढ़ा, जब बिजनेस ही आगे नहीं बढ़ा तो डिडक्शन का मांग रहे हो, तो इसके लिए आपको उस केस में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दोनों सेम लगेंगे लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो तो आपको बहुत चेक करना पड़ेगा, जब भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा आपको इक्वलाइजेशन लेवी का इंप्लीकेशन चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या सामने वाला नॉन रेजिडेंट है, क्या सामने वाले का इंडिया में पी नहीं है, क्या आप 1 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हो। तो अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी 6% डिडक्ट और पे करना है अगले महीने की 7 तारीख तक। अगर आप डिडक्ट और पे नहीं करोगे तो आपका 100% एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर, वो डिसअलाउ हो जाएगा। सर क्या ये परमानेंट डिसअलावेंस है? बिल्कुल भी नहीं। अगले साल डिडक्ट किया, अगले साल पे किया तो अगले साल अलाउ हो जाएगा, ये परमानेंट डिसअलावेंस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सपेंस ऑन सीएसआर, सीएसआर का खर्चा तो आपको नहीं मिलता, ये सबको पता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी खर्चा करोगे वो 37(1) में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसा डालता है तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ, उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके अंदर लिमिट डाल के रखी है सरकार ने 36(1)(4)(a) के अंदर। कितनी लिमिट डाली है? सिर्फ 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो 10% पे डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सर सैलरी का मतलब क्या आएगा यहां पर? सैलरी का यहां पर मतलब है बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स। सिर्फ ये दो चीज लेना है, दुनिया भर की चीजें एग्जामिनर देगा आपको, वो सब चीजें मत लेना। बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स लेना, इन दोनों का टोटल लेना, उसका 10% निकालना, उतना अलाउड है, उसके ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो डिसअलाउड है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है या पेमेंट बेसिस पे? ऑब्वियसली अक्रूवल बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को थोड़ी देते हो, टैक्स थोड़ी है, ड्यूटी थोड़ी है, सेस थोड़ी है, फी थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का डिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है, ये 43B के अंदर कवर्ड नहीं है, देयरफॉर आप इसका डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे ले सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई हेजिंग किया है अगेंस्ट व्हाट? फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो, आप उसके अगेंस्ट हेजिंग कर रहे हो, फॉरेन करेंसी की हेजिंग कर रहे हो, उसमें आपको लॉस हो गया, तो रॉ मटेरियल के लिए अगर लॉस होगा ना तो उसका लॉस आप ले सकते हो, बिकॉज वो एक रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू लॉस क्यों है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल के लिए, वो रेवेन्यू लॉस के तौर पे आप डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लॉस ऑफ हेजिंग आपको होता है ऑन फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, ऑन पेमेंट, ऑन व्हाट? बहुत ध्यान से सुनना, ऑन पेमेंट फॉर व्हाट? इंपोर्टेड मशीनरी। आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट की है, अब आपने उसके अगेंस्ट हेजिंग किया है, अब उसमें आपको लॉस हो रहा है, तो याद करो यहां पर सेक्शन 43A एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर कोई इंपोर्टेड मशीनरी खरीदते हो और पेमेंट करने पर फॉरेन करेंसी गेन या लॉस होता है तो आपको उस लॉस और गेन को WDV ऑफ द असेट में एडजस्ट करना है, या कॉस्ट ऑफ द असेट में एडजस्ट करना है, ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपको नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा, अगर एडिशनल है तो वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, अगर आपको कोई नॉन कंपीट फीस किसी से मिलती है, क्या मिलती है? नॉन कंपीट फीस, तो वो आपकी पीजीबीपी इनकम हो जाएगी सेक्शन 28 के अंदर। नॉन कंपीट फीस पीजीबीपी के अंदर स्पेशल चार्जिंग सेक्शन के अंदर कवर्ड है, तो वहां पर आप उसको पीजीबीपी इनकम में रहने दो, ठीक है। अगर ऑलरेडी पीएनएल का पार्ट है तो रहने दो, और अगर पीएनएल का पार्ट नहीं है तो पीजीबीपी में उसको ऐड बैक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कैपिटल एसेट बेच रहे थे, आप कैपिटल एसेट बेच रहे थे और आपने किसी से एडवांस लिया और वो एडवांस फॉरफिट कर लिया, तो उसका क्या होगा? तो उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप 31 मार्च 2014 तक फॉरफिट कर लेते हो तो फिर उसको जब भी सेल करोगे ना तब आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे, और अगर आप उसको फॉरफिट करोगे 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद 1 अप्रैल 14 के बाद, 1 अप्रैल 14 के बाद, नॉट 24, 31 मार्च 2014 तक फॉरफिट कर लिया, तो जब भी बेचोगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना। लेकिन 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर फॉरफिट किया तो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स बेचती है कोई डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, तो अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर उसको इंडेक्सेशन मिलता है और उसके ऊपर उसका 20% टैक्स लग जाएगा फॉर रेजिडेंट कंपनीज, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर आपको क्या हो जाएगा? इंडेक्सेशन भी मिलेगा डोमेस्टिक कंपनी को और 20% टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक कम वैल्यू किया है तो उसको लेस करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम वैल्यू किया तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लास्ट ईयर कंपनी ने, बहुत ध्यान से सुना, ये भी बहुत फेमस एडजस्टमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। लास्ट ईयर कंपनी ने क्या किया था पता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ना इंटरेस्ट को भी डाल दिया था। अभी आईसीडीएस बोलता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आप इंटरेस्ट को मत लो, ऐसा आईसीडीएस भी बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी बोलता है और इंडियस भी बोलता है कि मत लो। अब लास्ट ईयर कंपनी ने ऐसा किया था कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया, बट उन्होंने करंट ईयर में सब रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। बट इन द करंट ईयर दे रेक्टिफाइड दिस मिस्टेक, सब रेक्टिफाई कर दिया ना, तो अभी तुमको कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। जब सब कुछ रेक्टिफाई हो गया तो आपको क्यों जबरदस्ती उसके अंदर छेड़खानी करनी है? आपको करंट ईयर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैश लॉस बाय फायर, कैश लॉस बाय थेफ्ट, या उसके जगह पे स्टॉक लॉस बाय फायर, स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट। कोई भी रेवेन्यू आइटम अगर आपका लॉस्ट होता है थेफ्ट से, फायर से, कोई और रीजन से, ठीक है, चोरी होने से, तो वो सब आपका रेवेन्यू लॉस है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मैंने डिडक्ट नहीं किया, या पे नहीं किया, मैंने पे नहीं किया, लेकिन सामने वाले ने
उसके ऊपर टैक्स भर दिया, सामने वाले ने उसको रिटर्न में इंक्लूड कर दिया, सामने वाले ने रिटर्न भी भर दिया। ठीक है, याद है ये 3 कंडीशन। अगर मैं काटना भूल जाता हूं, मैं भरना भूल जाता हूं, लेकिन सामने वाला उसको इनकम में इंक्लूड कर लेता है, सामने वाला उस पर टैक्स भर देता है, सामने वाला रिटर्न भी भर देता है, तो ये डीम किया जाएगा कि मैंने ही काटा है, मैंने ही भरा है। किस दिन? किस दिन? किस दिन? जब सामने वाला रिटर्न भरेगा। ऐसे केस में क्या होगा? ये डीम किया जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डीम किया जाएगा कि मैंने ही काटा है, मैंने ही भरा है। किस दिन? जब सामने वाला रिटर्न भरेगा। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में यह होगा कि करंट ईयर में आपका 30% खर्चा डिसला हो जाएगा अगर रेजिडेंट को पे कर रहे हो, और अगर नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो 100% खर्चा डिसला हो जाएगा। लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, डोंट वरी। रेजिडेंट है तो 30% डिडक्शन मिलेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो पूरा 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगले साल। ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको करंट ईयर में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। करंट ईयर में तो डिसला भी करना, सामने वाला अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल भी कर लेता है तो भी आपको करंट ईयर में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली अगले साल में उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इफ असेसी हैज रिसीव्ड अ लोन, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, मैं अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर हूं, इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, और मेरा आपकी कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा क्या है? इक्विटी शेयर होल्डिंग है, वोटिंग पावर है। तो अगर आप मुझे कोई लोन एंड एडवांस दोगे तो वो मेरे हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222E। अब कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा? जितना भी आप मुझे लोन दोगे मैं कंपेयर करूंगा उसको आपके कंपनी के अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के साथ, विच एवर इज लोअर, उतना मेरे हाथ में क्या हो जाएगा? डीम डिविडेंड हो जाएगा। चेक कर लो जरा जल्दी से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 39। अगर मोटर व्हीकल आपने कोई परचेस की है, केयरफुल रहना, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, याद करो, अगर इसके बीच में अगर कोई मोटर व्हीकल खरीदी है तो जनरली मोटर व्हीकल के ऊपर आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, बट यहां पर आपको एक्स्ट्रा 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और जिसका बिजनेस ही मोटर व्हीकल हायर कर चलाने का है, जिसका बिजनेस ही मोटर व्हीकल हायर पे चलाने का है, उनको 30% मिलेगा। ठीक है, तो उनको 30% मिलता है, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट आपको 15% मिलता है, और जिसका बिजनेस है मोटर व्हीकल हायर पे चलाने का, उनको 30% मिलता है। तो ये दोनों लोगों को 15% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर इस पीरियड के अंदर मोटर व्हीकल खरीदा है। तो 15 कितना हो जाएगा? 15 30 हो जाएगा, और 30 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। लेकिन याद रखना 115BAA और BAB में आपको 45 ना मिलना है। 115BAA और BAB में साफ साफ लिखा है कि ये दो सेक्शन में मैक्सिमम आपको 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है। तो केयरफुल रहना, जब 115BAA और BAB का क्वेश्चन आएगा, ऐसा डालता है इंस्टीट्यूट, वहां पर आपको मैक्सिमम 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, वहां पर आपको 45% नहीं मिलेगा। वहां पर 30 मिल जाएगा लेकिन 45 नहीं मिलेगा, उसके जगह पर आपको सिर्फ 40% मिलेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट कुछ बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स है। अगर आपने कुछ खर्चा किया टुवर्ड्स ब्रिंगिंग वाटर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री तक पानी लाने के लिए कुछ खर्चा किया, तो हाँ वो अलाउड एज डिडक्शन 37(1) के अंदर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने कोई खर्चा किया, उसका आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, आपने खर्चा तो कर दिया, इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल है, लाइक गुड्स इनवर्ट रिपोर्ट आपके लिए पास है, ऑनलाइन पेमेंट का आपके पास चालान है, पेमेंट किया था उसका चालान भी है, तो क्या उस सफिशिएंट एविडेंस है, उससे मुझे क्या डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद आपने ISO 9001 सर्टिफिकेट खरीदा, अगर मैंने ISO 9001 सर्टिफिकेट खरीदा तो क्या वो मेरा इंटेंजिबल एसेट माना जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिमेंबर ISO 9001 आपका रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, आपका इंटेंजिबल एडिशन नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए आप उसको एक झटके में डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है तो रहने दो, अगर पीएनएल में डेबिटेड नहीं है तो उसको माइनस करो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमीशन पे किया आपने फॉरेन एजेंट को फॉर हिज सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री, आपने फॉरेन एजेंट को कमीशन पे किया, वो कहां सर्विस दे रहा है? वो फॉरेन कंट्री में ही सर्विस दे रहा है, वो भारत में सर्विस नहीं दे रहा है, और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, तो क्या आपको उसका टीडीएस काटना चाहिए? बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। अगर आप ऐसे आदमी को पेमेंट कर रहे हो जो फॉरेन कंट्री में रहता है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो सर्विसेज भी वहीं दे रहा है, तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। जब टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है तो उसका खर्चा आप क्यों करोगे डिसअलाउ? बिल्कुल भी डिसअलाउ नहीं करो, उसकी इनकम अलाउड है, वो उसकी इनकम इंडिया में अक्रूड नहीं है। तो नॉन रेजिडेंट का टीडीएस कब काटा जाता है पता है आपको? नॉन रेजिडेंट का टीडीएस तब काटा जाएगा सेक्शन 195 में, जब सामने वाले की इनकम इंडिया के अंदर क्या होनी चाहिए? अक्रू होनी चाहिए। अगर अक्रूड है तो काटो, अगर अक्रूड नहीं है तो मत काटो। अब ये नॉन रेजिडेंट है, वो वहीं पर सर्विसेज प्रोक्योर सर्विसेज दे रहा है हमको, और हमने उसको पेमेंट कर दिया, उसका टीडीएस इज नॉन एप्लीकेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वाला एक सिंपल सा एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अगर पेमेंट कर रहे हो एम्प्लॉय को, तो जनरली 10,000 के ऊपर आप कैश पेमेंट नहीं दे सकते हो, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि रूल 6DD के अंदर 50,000 रुपए तक का कैश पेमेंट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आप 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं दे सकते हो, आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो गवर्नमेंट ने बोला है उससे पे करना है। लेकिन
अगर आप किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हो मुझे बताइए, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय को, वीआरएस के लिए, ग्रेजुएटी के लिए, पेंशन के लिए एक्सेट्रा, तो वो आप 50,000 रुपए तक कैश में दे सकते हो, उसकी लिमिट सरकार ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट वाला बहुत क्रिटिकल एडजस्टमेंट है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो मुझे बताओ अगर डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है 45,000 रुपीज, तो आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम 50,000 रुपीज है। क्यों सर? रिसीव तो टीडीएस काट के ही होगा ना, डिविडेंड तो टीडीएस काट के ही देगी ना सामने वाली कंपनी, तो आपको केयरफुल रहना। ये रिसीव वर्ड बहुत डेंजरस वर्ड है, तो ये रिसीव वर्ड लिखा होगा ना, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो सामने वाले ने सपोज आपको मिला कितना 45,000 रुपीज रिसीव हुआ, तो सामने वाले ने सेक्शन 194 के अंदर 10% टीडीएस काटा है। देयरफॉर आपको क्या करना है, उसे ग्रॉस अप करना है और फिर शो करना है, ठीक है? क्योंकि इनकम शो करते समय आप नेट ऑफ टीडीएस तो नहीं दिखाते हो ना, आप ग्रॉस अप करके दिखाते हो, तो उसको आपको ग्रॉस अप करना है। तो रिसीव वर्ड बहुत डेंजरस होता है, ये इंस्टीट्यूट एग्जाम में लिखती है, बहुत केयरफुल रहना। उसके बाद अगर आप 115 बी वाले एसएससी हो और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, डेप्रिशिएबल असेट मतलब ब्लॉक ऑफ असेट बेचकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो 115 बी में आपको 15% टैक्स लगेगा, सिर्फ 15% टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा और 4% सेस लगेगा। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम नॉन डेप्रिशिएबल असेट और अगर आप 115 बी एसएससी हो, तो आपको 22% का टैक्स लगेगा उसके ऊपर और 10% सरचार्ज लगेगा, 4% सेस लगेगा। सर क्या एग्जांपल दे सकते हो? यस, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रिशिएबल असेट से होता है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग या तो इंटेंजिबल असेट, वो बेच के अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 15% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस। लैंड बेच के होता है, ज्वेलरी बेच के होता है, दूसरी चीज बेच के होता है जो डेप्रिशिएबल में नहीं आता है, तो 22% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगर आप कोई ब्रांच के इनॉग्रेशन के लिए पेमेंट करते हो, किसके लिए? इनॉग्रेशन ऑफ ब्रांच के लिए कुछ पेमेंट किया आपने, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? यस इट इज अलाउड, अलाउड है वो। उसके बाद कोई कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी है, कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी अलाउड है। कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी क्या होती है? आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए सामने वाले को कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, तो वो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी है, वो अलाउड है। लेकिन कोई कानून तोड़ते हो उसके लिए पेनाल्टी देते हो, उसको बोलते हैं पीनल पेनाल्टी, तो वो अलाउड नहीं है। तो केयरफुल रहना, कोई कानून तोड़ रहे हो उसके लिए पेनाल्टी दे रहे हो, वो अलाउड नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो उसके लिए कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला, वीआरएस का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन सेक्शन 35 डीडीए में 5 सालों में मिलेगा। एक झटके में हम आपको वीआरएस का डिडक्शन नहीं देने वाले। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, 10 लाख पे कर रहे हो, आपको 10 लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 5 सालों में 1/5 मिलेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में पीएनएल में पूरा डेबिट कर दिया है तो आपको 10 लाख अगर डेबिट कर दिया है पूरा, तो आपको 8 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वाला, अगर 35 सीसीए, एक्चुअली डीडीए नहीं है, सॉरी गलती से 35 सीसीए है। अगर 35 मैं चेंज करके ही दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो अगर 35 सीसीए के अंदर अगर आप कोई रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट करते हो, अब यहां पर केयरफुल रहना, रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट करते हो तो ये नॉर्मल रेजिम में अलाउड है और ये 115 बी और बी में भी अलाउड है। आपको लगेगा ये अलाउड नहीं है, बढ़िया अलाउड है। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पेमेंट करते हो ना, वो 115 बी और 115 बी में भी अलाउड है, केयरफुल रहना, ठीक है? दोनों सेक्शन में भी अलाउड है। ऐसा एक सम आया था, उसके अंदर ये पॉइंट इन्होंने डाला, इसलिए मैंने यहां पर वो मेंशन कर दिया है। उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी की पेनाल्टी दोगे तो ये पीनल पेनाल्टी, एक कानून तोड़ने वाली पेनाल्टी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर कोई कानून तोड़ने के लिए पेनाल्टी देते हो तो वो डिसअलाउड है, ठीक है? उसी तरीके से इनकम टैक्स का इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल लायबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट भी क्या माना जाएगा? पर्सनल माना जाएगा। तो इनकम टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो भी पर्सनल है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन जीएसटी का जो इंटरेस्ट है वो अलाउड है। केयरफुल रहना, जीएसटी का इंटरेस्ट आपको इनकम टैक्स में सरकार अलाउ कर देगी, तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, अगर आप कोई नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो जो सेक्शन 35 सीसीडी में मेंशन्ड है, अब केयरफुली सुनना, जरा बात सुनना मेरी बहुत अच्छे से। जो नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट का पेमेंट है ना, जो 35 सीसीडी में अलाउड है पीजीबीपी के अंदर, वो सबसे पहले सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी सबके लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसमें भी जो आपका न्यू रेजिम है 115 बी और बी, उसके अंदर आपको ये खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट वाला, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस पर आपको लॉस हो जाता है, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा पीजीबीपी में, यह आपका एक कैपिटल लॉस है। तो उसके ऊपर अगर कोई स्क्रैप मिलता है, स्क्रैप मतलब उसके ऊपर कोई भंगार का पैसा मिलता है या कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, वो ब्लॉक में से माइनस कर देना, अगर ब्लॉक का डेटा दिया हुआ है तो। बहुत अच्छे से सुनना, कोई भी फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भंगार हो गया, ठीक है? तो उस पर लॉस हो गया, जो भी लॉस हो गया पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस का डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी में, कैपिटल लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई स्क्रैप मिला या इंश्योरेंस का पैसा मिला, वो आप ब्लॉक से क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, ठीक है?
है। नेक्स्ट वाला, क्या डिविडेंड इनकम में से कोई एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, इकलौता डिडक्शन मिलेगा, वो है अप टू 20% इंटरेस्ट का। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा डिविडेंड में से। अगर आपका ग्रॉस डिविडेंड 1 लाख रुपया है तो 20,20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 20%, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो सपोज अगर आपका 10 लाख रुपए का डिविडेंड है और अगर आपने इंटरेस्ट 3 लाख पे किया है तो 2 लाख मिलेगा, और इंटरेस्ट अगर 1.5 लाख पे किया है तो सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा। तो जितना भी पे किया है कंपेयर विद 20% व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो ना तो आपका डिविडेंड तो फिर 115A में टैक्स होता है, और 115A के अंदर तो फ्लैट 20% पे टैक्स होता है, वहां पर आपको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा जो 20% वाला है। नॉन रेजिडेंट के लिए 20% वाला डिविडेंड में से डिडक्शन नहीं अवेलेबल है, ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ये केयरफुल रहना, ठीक है। अब जरा देखते हैं, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड और पेड इन द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर में टीडीएस नहीं काटा था, लास्ट ईयर में 22-23 में, ठीक है, और करंट ईयर में काट के भर दिया तो क्या होगा? ऐसा भी एडजस्टमेंट आता है एग्जाम के अंदर कि 22-23 में कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा था, 22-23 में कंपनी ने टीडीएस नहीं भरा था, लेकिन 23-24 में कंपनी ने काट के भर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? दिमाग लगाओगे कि आप पिछले साल नहीं काटा था तो पिछले साल खर्चा डिसअलाउ हो गया होगा, तो अब इस साल काट के भर दिया है तो इस साल अलाउ हो जाना चाहिए, तो इस साल अपने पीछे से उसको क्या कर देना है? आपको माइनस कर देना है, तो आपको डिडक्शन ले लेना है। अब ये रेजिडेंट का पेमेंट है तो 30% माइनस करना है, और अगर नॉन रेजिडेंट का पेमेंट है तो 100% आपको माइनस कर देना है करंट ईयर में से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये लोग ऐसा भी एडजस्टमेंट डालते कि पिछले साल एसएससी ने टीडीएस नहीं काटा था तो इस साल काट के भर दिया ना, तो इस साल अलाउ कर दो, और क्या, सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ लास्ट ईयर न्यू प्लांट एंड मशीनरी is used for less than 180 days, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एसएससी है, बहुत ध्यान से सुनना, एक पावर जनरेटिंग एसएससी है और उसने लास्ट ईयर एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, बहुत ध्यान से सुनना, एक मैन्युफैक्चरिंग एसएससी है, एक पावर जनरेटिंग एसएससी है, उसने लास्ट ईयर एक क्या खरीदा था? प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, और लास्ट ईयर उसने लेस देन 180 डेज यूज किया था, तो याद करो उसको पिछले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 10% मिला होगा, करेक्ट? तो करंट ईयर में आपको बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, करंट ईयर में बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि सेक्शन के अंदर लिखा है कि अगर आप लेस देन 180 डेज यूज करते हो तो बैलेंस डेप्रिसिएशन आज लेना, 10% आज ले लो, और बैलेंस 10% हम आपको इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में दे देंगे। नेक्स्ट वन, अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर पे कोई खर्चा कर रहे हो, किस पर? डिबेंचर पे, या नॉर्मल डिबेंचर पे कोई खर्चा कर रहे हो इशू करने के लिए, उसके इशू के लिए, ठीक है, या बॉन्ड पे कोई खर्चा कर रहे हो उसके इशू के लिए, या लोन लेने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, वो पूरा आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर इशू करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो या राइट शेयर्स इशू करने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। अगर सेबी ने आपका शेयर इशू होने भी नहीं दिया, सेबी ने आपको नॉन क्लियरेंस दे दिया, एक्चुअल में शेयर इशू भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका इंटेंशन अगर शेयर इशू करने का था, राइट शेयर इशू करने का था, बाद में आरबीआई सेबी की वजह से शेयर नहीं इशू हो पाया, तो भी आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल। सर व्हाट अबाउट बोनस इशू? बोनस इशू का डिडक्शन मिल जाएगा। देखो लॉजिक बताने का टाइम नहीं मेरे पास, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बताई है कि लॉजिक क्या है इन सब चीजों का, ठीक है। यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रीटमेंट बताना है, फिर भी जितना हो सकता है मैं उतना लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देयरफॉर बोनस इशू का क्या डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा बोनस इशू का डिडक्शन। सर ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा पीजीबीपी के अंदर, माफ करो। उसके बाद अगर फार्मा कंपनी फ्रीबीज दे रही है, किसको दे रही है? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्रीबी दे रही है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? वो 37(1) में डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, डिसअलाउड है। अगर फार्मा कंपनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को क्या दे रही है? फ्रीबीज दे रही है, फ्रीबीज देगी तो फ्रीबीज का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, अगर स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा एटीजी के अंदर, लेकिन 115BAA और BAB में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, माफ करना, ठीक है। 115BAA BAB में इन दोनों का डिडक्शन नहीं मिलता है, स्वच्छ भारत और अगला वाला क्लीन गंगा का। क्लीन गंगा का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन क्लीन गंगा का डिडक्शन सिर्फ रेजिडेंट्स को मिलता है, ये चीज याद रखना, इसको जरा हाईलाइट कर देना, ये बहुत कम लोगों को पता है कि क्लीन गंगा का सिर्फ रेजिडेंट, बहुत सारे लोगों की किताबों में लिखा भी नहीं है ये चीज, ठीक है, कि क्लीन गंगा का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। अच्छा, और यह भी क्लीन गंगा भी 115BAA BAB में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्लीन गंगा भी 115BAA और BAB में अलाउड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 115BAA और BAB में कौन से चैप्टर 6 का डिडक्शन अलाउड है, बस वही अलाउड है, बाकी सारे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट वन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हो, किसको? एक ट्रेडर इन सिक्योरिटी को ब्रोकरेज दे रहे हो और उसका टीडीएस आप नहीं काट रहे हो, तो जनरली ब्रोकरेज का टीडीएस कहां कटता है? 194H। कमीशन और ब्रोकरेज का टीडीएस 194H में कटता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर इन सिक्योरिटी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसका टीडीएस नहीं काट रहे हो,
तो चलेगा, क्योंकि 194H में लिखा है कि ट्रेडर ऑन सिक्योरिटी के लिए टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, देयरफॉर उसका टीडीएस नहीं काटा है तो भी चलेगा, आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, किसको? कमोडिटी ऑफ ट्रेडर इन कमोडिटी, सिक्योरिटी नहीं, सर्कल करना, सिक्योरिटी का ट्रेडर अगर है तो उसके लिए 194H एप्लीकेबल ही नहीं है। जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं काटोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा आपको। लेकिन ट्रेडर इन कमोडिटी है, सामने वाला कमोडिटी ट्रेड करता है एमसीएक्स मार्केट के अंदर, उसका टीडीएस काटना मैंडेटरी है 194H के अंदर। अगर उसका टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, चेक करना, इतनी बारीक बातें लिखी गई है इस पर्टिकुलर शीट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, एक्सपेंस ऑन फिजिबिलिटी स्टडी वेयर द प्रोजेक्ट वाज अबैंडन। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट को आगे आपको बढ़ाना है, सपोज कोई नया थिएटर खोलना है मुझे, उसके लिए मैं स्टडी कर रहा था, बाद में वो प्रोजेक्ट चला नहीं, ठीक है, उसके ऊपर खर्चा हो गया, तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? सरकार बोलती है हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर गवर्नमेंट से कोई कंसेशन मिलता है, याद करो, गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलता है, कंसेशन मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉडी, एजेंसी, अथॉरिटी, तो वो सब आपकी इनकम मानी जाती है। सेक्शन 224(18) के अंदर वो आपकी क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट वन, चेक करना क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई 35AD का बिजनेस क्वेश्चन के अंदर कवर्ड है, अब वो 35AD के अंदर 14 बिजनेस कवर्ड थे, वो आप अच्छे से देख लेना। आप वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कर रहे हो फॉर नेचुरल गैस और ऑल, और क्या था उसके अंदर? पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के लिए, या आप हॉस्पिटल बना रहे हो 100 बेड वाला, या होटल बना रहे हो 2 स्टार या अबव कैटेगरी, या वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर, ऐसे 14 बिजनेस थे उसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर वो 14 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस अगर क्वेश्चन में दिख जाता है तो आपको 35AD का इंप्लीकेशन चेक करना है, आपको 100% डिडक्शन लेना है ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वहां पर 3 खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, एक तो लैंड का नहीं मिलेगा, एक गुडविल का नहीं मिलेगा, और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको जीएसटी रिफंड कर दिया, ठीक है, आप केस लड़ रहे थे, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको 10 लाख रुपया जीएसटी रिफंड कर दिया। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो जीएसटी आप कस्टमर को वापस दे दो, अल्टीमेटली जीएसटी तो कस्टमर से लिया था ना आपने, अपनी जेब से थोड़ी दिया था। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अगर जीएसटी रिफंड किया है तो कस्टमर को वापस दे दो। तो आपने 10 लाख रुपया रिफंड लिया, कस्टमर को सिर्फ 6 लाख रुपया दिया, सिर्फ 6 लाख रुपया दिया, तो 4 लाख रुपया एडबैक करना पड़ेगा, और क्या, एज सिंपल एज दैट। तो क्योंकि कस्टमर को पूरा वापस नहीं दिया ना आपने, तो 4 लाख रुपया आपको एडबैक करना पड़ेगा, तो जितना वापस नहीं दिया उतना एडबैक कर दो, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन, अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, क्या हो? क्लोजली हेल्ड कंपनी, और शेयर्स इशू करते हो, क्या करते हो? शेयर्स इशू करते हो। क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूं अभी, क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी दिखा तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हो और अगर आप शेयर्स इशू करते हो, और कैसे इशू करते हो? फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हो। फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, आप इशू कर रहे हो 200 रुपए पर, तो जो डिफरेंस है ना 150 रुपया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा 5627B के अंदर। कहां माना जाएगा? 5627B के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंपनी के इनकम में ऐड किया जाएगा, कंपनी को टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिर से अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो एक और प्रोविजन है सेक्शन 79। कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 79। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए सेक्शन 79 एप्लीकेबल है, जिसके अंदर यह देखा जाएगा कि जिस साल में लॉस हुआ था उसके लास्ट डे पर 31 मार्च, और जिस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो उसके लास्ट डे पर आपके 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। अगर आपके 51% शेयर होल्डर सेम है तभी ही हम आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे, अदरवाइज हम आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो आपको क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए ये दोनों प्रोविजन बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। एक और प्रोविजन है क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए, वो डीम डिविडेंड वाला है जो ऊपर आया था, ठीक है। तो डीम डिविडेंड वाला पॉइंट भी सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये तीनों कंपनी, ये तीनों पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट वन, अगर आप रिलेटिव को ज्यादा पैसा देते हो बिजनेस में और कैश में देते हो, दोनों गलती कर रहे हो, एक तो रिलेटिव को ज्यादा दे रहे हो, कैश में भी दे रहे हो, तो पहले आपको 48(2) अप्लाई करना है और फिर चेक करना है जो बैलेंस है क्या वो 10,000 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर आपको 48(3) अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर मैंने रिलेटिव को 1 लाख रुपया दिया कैश में, ठीक है, कोई खर्चे के लिए। 1 लाख रुपया रिलेटिव को मैंने कैश में दे दिया कोई खर्चे के लिए। अब उसकी एफएमवी कितनी थी? 40,000 रुपए। एफएमवी सिर्फ 40,000 है, तो एक्सेस कितना है? 60,000 एक्सेस है। तो पहले 60,000 रुपया 48(2) में डिसअलाउ होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस 60,000 है, 48(2) में डिसअलाउ कर दो 60,000। अब बैलेंस चेक करो 40,000, जो 40,000 है वो 48(3) में डिसअलाउ करो, क्योंकि जो बैलेंस है वो भी 10,000 से ज्यादा है। तो अब बैलेंस अमाउंट 48(3) में टेस्ट होगा, अगर वो भी 10,000 से ज्यादा है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेस्ट करना है अगर दोनों सेक्शन एक साथ आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन, अगर आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी का कोई पार्ट, वोन आउट पार्ट खराब हो गया, ठीक है, उसका रिपेयर कर रहे हो और उससे रिपेयर करने से आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, कोई कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है, तो इट्स अ रेवेन्यू रिपेयर। और अगर ये रेवेन्यू रिपेयर है तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो सेक्शन 31
41 के अंदर, कोई टेंशन नहीं है, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, वो आप डिडक्शन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एक बिजनेस ट्रिप पे एक एम्प्लॉय गया था, वो मर गया बेचारा। तो बिजनेस ट्रिप पे एक एम्प्लॉय गया था, वो मर गया, तो कंपनी ने उसके घर वालों को कुछ पेमेंट किया, ग्रेजुइटी का पेमेंट किया, ग्रेजुइटी पेड टू हिज पेड बाय द कंपनी टू हिज फैमिली, ठीक है, उसकी फैमिली को पे किया, तो क्या वो अलाउ हो जाएगा? हाँ, वो भी अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम्प्लॉय बिजनेस ट्रिप पे गया था, उसके देहांत हो गया, वो मर गया बेचारा, एक्सपायर हो गया, तो उसके घर वालों को अगर पैसा दे रहे हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो फैमिली प्लानिंग का, तो याद रखना सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का खर्चा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, और किसी को अवेलेबल नहीं है। साथ साथ में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा? ओनली 1/5 इन 5 इयर्स, आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक झटके में वैसे भी आपको इसका रिडक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन अगर एम्प्लॉय को दोगे तो क्या होगा? अब डिपेंड करता है, अगर एक कंपनी का यूनिट बंद होता है, पूरी कंपनी बंद नहीं हो रही है, कंपनी का एक पार्ट बंद हो रहा है, तो वो अलाउड है, लेकिन पूरी कंपनी क्लोज हो रही है तो वो नॉट अलाउड है। बी वेरी केयरफुल, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसके साथ खेलेगा इंस्टीट्यूट आपके साथ एग्जाम में। पूरी कंपनी बंद हो रही है तो नॉट अलाउड, कंपनी का एक यूनिट बंद हो रहा है तो अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर आपने बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, कौन सा लोन लिया था? वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, और बैंक आपका प्रिंसिपल क्या कर रहा है? वेव कर रहा है, प्रिंसिपल वेव कर रहा है, प्रिंसिपल वर्किंग कैपिटल लोन का प्रिंसिपल वेव कर रहा है, तो वो टैक्सेबल अंडर 41(1) डीम्ड इनकम है, इट इज अ रेमिशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ठीक है। बैंक से अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हो, कंडीशन नंबर 1, बैंक ने आपका प्रिंसिपल वेव किया 41(1) के अंदर, वो डीम्ड इनकम माना जाएगा। अच्छा, उसी केस में अगर बैंक ने आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वेव किया तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का आपको पहले डिडक्शन नहीं मिला था, क्योंकि 43B के अंदर वो डिसअलाउड था, करेक्ट, क्योंकि जब पे ही नहीं किया था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उसका डिडक्शन कहां से मिलेगा? तो अब वेव करने पर उसके ऊपर डीम्ड इनकम भी नहीं लग सकता है। तो प्रिंसिपल पोर्शन अगर वेव हो रहा है तो वो डीम्ड इनकम माना जाएगा बैंक का। अगर इंटरेस्ट पोर्शन वेव हो रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन की बात कर रहा हूं मैं, वर्किंग कैपिटल लोन, उसका इंटरेस्ट पोर्शन वेव हो रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पोर्शन वेव हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर मार्क टू मार्केट लॉस है और वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसेटल्ड डेरिवेटिव, अनसेटल्ड डेरिवेटिव का अगर मार्क टू मार्केट लॉस है तो वो आईसीडीएस के हिसाब से अलाउड नहीं है, बी वेरी केयरफुल। अनसेटल्ड डेरिवेटिव का अलाउड नहीं है, अगर सेटल्ड डेरिवेटिव है तो उसका अलाउ हो जाएगा। अनसेटल्ड डेरिवेटिव ये 2-3 बार एडजस्टमेंट एग्जाम में आया, एक दो बार आरटीपी में आया, एक दो बार एग्जाम में आया, तो देयरफॉर इसके लिए केयरफुल रहना। अनसेटल्ड डेरिवेटिव का अगर मार्क टू मार्केट लॉस है, उसका डिडक्शन आपको पीजीपीपी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी को बेनिफिट और परक्यूसिट देते हो, एम्प्लॉय को नहीं, बिजनेस में किसी को देते हो, सॉरी गलत है, बिजनेस या प्रोफेशन में, अगर या बिजनेस या प्रोफेशन में किसी को बेनिफिट या परक्यूसिट देते हो, जो भी चेंजेस है मैं चेंज करके दे दूंगा, एक दो मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, बट मैं पढ़ाते समय रेक्टिफाई कर दे रहा हूं। बेनिफिट या परक्यूसिट दे रहे हो बिजनेस या प्रोफेशन में, तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 194R के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, करेक्ट, अगर आप रेजिडेंट को दे रहे हो तो, और अगर नहीं टीडीएस काटा तो 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 194R नया सेक्शन आया ना पिछले साल, 1-2 साल पहले, कि आप अगर बिजनेस में किसी को बेनिफिट या परक्यूसिट देते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, 20,000 का थ्रेशोल्ड है, करेक्ट, तो उसके ऊपर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर सामने वाला रेजिडेंट है तो, नहीं काटोगे तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, आपके पास कुछ पैसा पड़ा था, तो आपने क्या किया? बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके डिपॉजिट किया वो पैसा और मार्जिन मनी लिया, ठीक है, मार्जिन मनी लिया बैंक के पास, और ये बिजनेस पर्पस के लिए किया आपने, सब कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, आपने बिजनेस के लिए बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, आपने बिजनेस के लिए बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट किया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जनरली इंटरेस्ट आपका आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस के लिए अगर बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करते हो, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। याद है सबको? सबसे पहले लेक्चर में शुरुआत में ही बताया था मैंने, ठीक है, कि बिजनेस पर्पस के लिए अगर बैंक में पैसा डालते हो, उससे अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, और अगर इंटरेस्ट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बैंक में पैसा डालते हो, वो इंटरेस्ट आता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन, ये सिंपल एडजस्टमेंट, बैंक से कोई लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो आपको पे करना है कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक। नहीं पे करोगे तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, कहां पर? 43B के अंदर, ठीक है। बिकॉज अगर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, शेड्यूल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, और कुछ नोटिफाइड एनबीएफसी से, इन सब से अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, इट इज नॉट अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पे करो, डिडक्शन लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, सिविल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाते हो,
तो जो रिटेंशन मनी है, रिटेंशन मनी अगर आप रखते हो अपने पास तो वो आज टैक्सेबल है एज पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आईसीडीएस में भी है, आपको आज ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पीजीबीपी इनकम के अंदर ऑलरेडी कोई रिटेंशन मनी इंक्लूडेड है तो उसको रहने दो। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए रिटेंशन मनी इज टैक्सेबल टुडे ओनली, आज ही टैक्सेबल है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब नहीं टैक्सेबल है, टुडे इट इज टैक्सेबल, तो उसको पीजीबीपी का पार्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट से कोई एसटीसीजी मिलता है, एसटीसीजी किस चीज का, प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है वो, और रीट के हाथ में एमएमआर पे टैक्सेबल है, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको रीट से रेंटल इनकम मिलती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल है, रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, और आपके हाथ में टैक्सेबल है, कहां टैक्सेबल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट का बिजनेस क्या है, बिजनेस है लेट आउट करना, तो वो आपके हाथ में भी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस पे ज्यादा गौर करना कि अगर रीट से मुझे रेंटल इनकम मिल रही है, मैंने रीट के यूनिट्स खरीदा, रीट ने वो पैसा प्रॉपर्टीज में लगाया, रीट ने उससे रेंट कमाया, वो रेंट रीट ने मुझे पास ऑन किया, तो वो पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर आप एक रोड ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो और सामने वाला रोड ट्रांसपोर्टर कैसा है, उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको 194C में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बिना टीडीएस काटे भी आप उसका खर्चे का डिडक्शन ले सकते हो, बस सामने वाले को दो कंडीशन फुलफिल करना है। पहला, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, दूसरा उसको एक पैन देना पड़ेगा मुझे। तो अगर सामने वाला एक रोड ट्रांसपोर्टर है, ट्रक चलाता है, उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, और अगर उसने मुझे डिक्लेरेशन दिया है कि उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, और अगर वो मुझे पैन देता है, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बिना टीडीएस काटे भी जो मैंने उसको पेमेंट किया उसका डिडक्शन मैं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर मेरा गवर्नमेंट के साथ कोई केस वेस चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ क्या चल रहा है, मेरा कोई केस वेस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंपलसरी एक्विजिशन, और अभी कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, उसके तहत कोर्ट ने मुझे बोला है कि कुछ पैसा एसएससी को दो, तो आज टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरिम ऑर्डर के तहत जो पैसा मिलेगा, इंटरिम ऑर्डर के थ्रू जो पैसा मिलेगा, इट इज नॉट टैक्सेबल टुडे, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच व्हाट फाइनल ऑर्डर इज पास। जब भी कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा तब मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, तब तक मेरे हाथ में वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक बिल था 31 मार्च का बिल था, बट वो हमने ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करना, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ओमिट कर दिया तो रिकॉर्ड करो, और क्या, रिकॉर्ड करो और उस खर्चे का डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी खर्चे का डिडक्शन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट वाला, ये डायरेक्टर वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर वाले डायरेक्टर वाले पॉइंट के साथ लिंक कर दिया था। नेक्स्ट वाला, कमीशन पेड टू रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट को कुछ कमीशन पेड किया है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, अगर टीडीएस काट लिया तो अलाउड है, टीडीएस नहीं काटा तो अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, बोनस टू एम्प्लॉइज, हमने क्या किया, हमने कुछ एम्प्लॉइज के साथ हमारी अनबन चल रही है, कुछ लफड़ा चल रहा है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉइज का जो भी बोनस है वो हमने एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, और फिर बाद में हमारा लफड़ा खत्म हो गया तो ड्यू डेट के पहले हमने वो पैसा एम्प्लॉइज को दे दिया, तो क्या हमको डिडक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली यस, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ट्रस्ट को ट्रांसफर किया था ताकि पैसा यहां वहां कहीं नहीं हो जाए, खर्च नहीं हो जाए, इसलिए एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया सेफ्टी के लिए, फिर बाद में हमारी अनबन खत्म हो गई, लफड़ा खत्म हो गया, तो ड्यू डेट के पहले हमने एम्प्लॉइज को बोनस दे दिया, तो 43B के अंदर वो अलाउड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है अलाउड है, एज पर द केस ऑफ व्हाट, सशुन केमिकल्स, सशुन केमिकल्स के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एमएसएमई का इंप्लीकेशन आपको एग्जाम में चेक करना है, क्योंकि एमएसएमई का नया प्रोविजन आया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या चेक करना है, क्या बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है, अगर अग्रीमेंट है तो कितने दिन में पैसा पे करना है, तो अग्रीमेंट है तो अग्रीड पीरियड या 45 डेज विचएवर इज अर्लियर उसके अंदर पैसा पे करना है, तो अगर अग्रीड पीरियड 70 डेज है तो 45 डेज में पैसा के पे करना पड़ेगा, और अग्रीड पीरियड अगर 30 डेज है तो 30 डेज में पैसा पे करना पड़ेगा। अगर बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है ही नहीं तो फिर आपको 15 दिन के अंदर पैसा पे करना पड़ेगा। अब ये जो ड्यू डेट मैंने आपको बताया 45 डेज 15 डेज, ये आपकी एमएसएमई की ड्यू डेट है। अब अगर एमएसएमई के ड्यू डेट के हिसाब से पे करोगे ना तो आपको डिडक्शन कहां मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा, ईयर ऑफ अक्रूवल में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर एमएसएमई के ड्यू डेट के बाद पे करोगे तो फिर आपको कब मिलेगा, जब आप पे करोगे उस साल में डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन, अगर आपको सब्सिडी मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट के लिए सब्सिडी मिलती है तो कॉस्ट में से निकाल दो, एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर दो, कहां लिखा है सर, एक्सप्लेनेशन 10 to 43 में लिखा है कि फिक्स्ड असेट के लिए अगर सब्सिडी मिलती है तो असेट के एक्चुअल कॉस्ट से उसको माइनस कर दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन, अगर आप कोई फिक्स्ड असेट खरीदते हो और पेमेंट करते हो, फिक्स्ड असेट खरीदा मैंने बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, डेप्रिशिएबल असेट खरीदा, और मैं पेमेंट कर रहा हूं अदर देन 4 मोड से, एक बंदे को एक दिन में 10,000 के ऊपर, ठीक है,
तो फिर भूल जाओ, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि उस पर डेप्रिसिएशन चाहिए आपको, तो आप अगर एक बंदे को एक दिन के अंदर फिक्स्ड एसेट के लिए पेमेंट करते हो, तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, उससे पेमेंट करना पड़ेगा। क्रॉस चेक नहीं चलता है, बैरर चेक नहीं चलता है, आपको अकाउंट पे ही चेक लिखा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तब अलाउड होगा। क्रॉस चेक अकाउंट पे ही चेक नहीं है, बैरर चेक अकाउंट पे ही चेक नहीं है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर कुछ कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करके इनकम और एक्सपेंस कमाया, कार्बन क्रेडिट पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैंने ट्रांसफर किया, उससे इनकम और एक्सपेंस कमाया, तो उसके ऊपर जो भी है डायरेक्टली 10% टैक्स लगता है आपको, उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। 115 बीबीजी करके एक सेक्शन है, उसके अंदर डायरेक्टली 10% टैक्स लगा दो, जो भी पैसा मिला उसके ऊपर 10% टैक्स, उसके ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, माफ करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर आपने कोई एज अ कंपनी को रेगुलराइजेशन फी पे किया फॉर वायलेटिंग अ लॉ, पहले कानून तोड़ा और उसके बाद उसको तोड़ने के लिए कोई कॉम्पेंसेशन पे किया, अब पहले ही बता दिया मैंने आपको, ये कुछ भी नाम दे दो आप उसको पेनाल्टी बोलो या रेगुलराइजेशन फी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका डिसअलाउड है सेक्शन 37(1) के अंदर, ये आपको 37(1) के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, माफ करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अगर कोई टैक्स भरना है लेकिन वो नहीं भरा मैंने, सरकार को टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, सेल्स टैक्स भरना है, कस्टम ड्यूटी भरना है, एक्साइज ड्यूटी भरना है, इनडायरेक्ट टैक्स भरना है, जिसका मुझे डिडक्शन मिलता है, वो मैंने भरा नहीं, उसके बदले मैंने बैंक गारंटी दे दिया, तो क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ बैंक गारंटी देने से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे सारे एडजस्टमेंट जो मेरे दिमाग में इंसान के तौर पे आए थे, वो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने डाल दिए। अब एंड में मैंने आप लोगों के लिए टैक्स रेट भी डाल दिया, ताकि यहां पर टैक्स रेट भी रहेगा, तो आपका क्या है, पूरा टोटल इनकम का क्वेश्चन एक जगह पे आ जाएगा। अब फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है? 40% है। अब उनको सरचार्ज कब लगता है? अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% सरचार्ज लगेगा, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% सरचार्ज लगेगा फॉरेन कंपनी को, और सेस कितना लगेगा? 4% लगेगा। अब डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या है? डोमेस्टिक कंपनी के लिए तो 50 नाटक है। नॉर्मल कंपनी 115 BAA वाली कंपनी, 115 BAB वाली कंपनी 50 किस्म के नाटक है। तो अब डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मल टैक्स रेट कितना है? नॉर्मल कंपनी अगर पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, तो 25% टैक्स लगेगा। अगर पिछले के पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा डोमेस्टिक कंपनी को? नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल प्रोविजन में 7% सरचार्ज अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और 12% सरचार्ज अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, प्लस सेस तो हमेशा सबको लगता है 4% का, वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब 115 BAA और BAB कंपनी के लिए क्या क्या करना है? 115 BAB में, BAA में आते हो आप तो 22% टैक्स देना है आपको, ठीक है। और BAB के अंदर तो मल्टीपल टैक्स है। अगर मैन्युफैक्चर करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो तो 15% टैक्स है, और अगर बाकी अदर इनकम के लिए आपको कितना है? 22% टैक्स है। लेकिन अदर इनकम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, ये चीज याद रखना। अदर इनकम में क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी, डिविडेंड की इनकम, जो नॉर्मल रेट पे टैक्स होती है, जिसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है। तो अदर इनकम के अंदर जो नॉर्मल रेट पे टैक्स होती है 22% पे टैक्स हो जाएगी, और उसके ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट पे ही टैक्स होगी, 111 है, 112, 112 है, वो स्पेशल रेट पे टैक्स होगी। और एसटीसीजी ऑन डेप्रिशिएबल एसेट और एसटीसीजी ऑन अदर एसेट मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो 15% और 22% पे टैक्स होगी। और ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर अगर कोई एडजस्टमेंट करते हो, अपने ही ट्रांसफर प्राइसिंग, अपने ही एंटिटी को अगर सस्ते में बेचते हो, महंगे में खरीदते हो, तो उस केस के अंदर आपको 30% टैक्स लगता है, याद करना, 115 BAB के अंदर। और सरचार्ज यहां पर सबके ऊपर 115 BAAB और 115 BABB दोनों को सरचार्ज 10% लगेगा, सेस 4% लगेगा, और सरचार्ज हमेशा एप्लीकेबल है, 10% ही है। 115 BAA में कोई इनकम पे सरचार्ज डिपेंडेंट नहीं है। 10 लाख भी कमाओगे तो 10%, 1 लाख भी कमाओगे तो 10%, 10,000 भी कमाओगे तो 10%, सबके लिए 10% इनका सरचार्ज है 115 BAA और BAB में, ठीक है। नॉर्मल केस में आपकी इनकम पे डिपेंडेंट करता है सरचार्ज, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, तो फिर आप टोटल इनकम निकालो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, टोटल इनकम निकालो और टैक्स निकालो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट टैक्स पेएबल, तो उसमें क्या करना होता है पता है आपको? आप क्वेश्चन के अपने सॉल्यूशंस के अंदर ऑब्जर्व करो डिफरेंस, टोटल इनकम निकालो, फिर टैक्स निकालो, और फिर बाद में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का क्रेडिट लो, और फिर पता लगाओ कितना पेएबल है। तो टैक्स पेएबल का मतलब होता है सब कुछ पे करने के बाद कितना पेएबल है, वो होता है टैक्स पेएबल। और अगर टैक्स लायबिलिटी बोलेगा तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वो सब करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स थे जो मेरे दिमाग में जितने आए, आईसीआई मटेरियल में जो कवर्ड है और एग्जाम में जो पूछे गए हैं, कुछ मेरे हिसाब से भी मैंने ऐड किया, कुछ 115 BAA BAB का भी तड़का लगाया, चैप्टर 6 से भी लगाया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी लगाया। इसमें मैंने अपनी तरफ से 5 हेड्स को कवर किया, सिर्फ पीजीबीपी नहीं, जो मेरे दिमाग में आता था, मेरे हिसाब से ये 99% चीजें कवर कर लेता है। इसके अलावा भी एग्जाम में अगर कुछ नया आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकता है, बट मेरे हिसाब से ये काफी हद तक आपकी टोटल इनकम के क्वेश्चन करने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो इसको जितनी बार देख सकते हो देखो, और जितने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन।
देखो लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने इसको खत्म कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। मैं नहीं चाहता था कि आप 4-5 घंटे लेके बैठो इसको। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक-एक एडजस्टमेंट बैठ जाऊँ और उसको लेके बैठ जाओ दो 15-15 मिनट तक। फिर कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम के दिन आपको इन्हीं चीज़ को रिवाइज़ करना है। तो अब एग्ज़ाम के दिन ये फ़ीज़िबल है, ये रिवाइज़ हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल है। उस चीज़ को दिमाग में रखकर ये चीज़ बनाई गई थी, ठीक है? तो ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर और बहुत जल्दी मिलता हूँ ऐसे ही कुछ बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ, ठीक है? टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।